हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 16 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा है ट्राइब से संबंधित। अब ये ट्राइब्स आप जानते हो, जनरल स्टडीज पेपर 1 में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 में भी आते हैं और बाकी कई जगह भी आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो काफी थोड़ा होलिस्टिक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से एक मुद्दा है जनरल स्टडीज पेपर 2 से संबंधित फेडरलिज्म का। अब ये जो थोड़ा आर्टिकल है, पर्सनली मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिखा गया है और स्टेट गवर्नमेंट के ज़्यादा फेवर में। बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा एक न्यूट्रल चर्चा यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। आप जानते भी हो, लगभग हर साल ना मेंस के अंदर हमें फेडरलिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो थोड़ा सा उस एस्पेक्ट में सोचने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से हमारा तीसरा मुद्दा होगा इंडिया और यूएस के थोड़े जो ट्रेड रिलेशन हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आज की कोट ऑफ द डे। देखो, ये वाली कोट ऑफ द डे मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये लिखी गई है। वो क्या कहते हैं, हार्ट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर। ठीक है ना, हमारा जो दिल है वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। जो भी हम प्लांट करें, चाहे वो प्यार हो, चाहे नफरत हो, हेट हो, कुछ भी हो, वो डेफिनेटली ग्रो करता है और अपना फ्रूट देता है। हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या हार्वेस्ट करना है। देखो, समझ रहे हो, अगर आप अपने अंदर कहीं ना कहीं ना प्यार पालोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको हर जगह सोसाइटी में अच्छी चीजें ही नजर आएंगी। आप लोगों के अंदर भी उसी चीज को प्रॉस्पर कर पाओगे, वही चीजें आप उसी का संदेश दे पाओगे। पर कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर नफरत है, अगर आप उसी नफरत को ही आगे करना चाहते हो, तो आप फिर पूरी दुनिया के साथ ही नफरत करते रहोगे। तो उस तरह से ना हमारा जो दिल होता है बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है, ऐसा कहना है स्वामी विवेकानंद जी का। आज के टाइम पे आप देख भी सकते हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। कई बार जैसे कई जगह रॉयट्स हो गया, हेट स्पीच हमें देखने को मिल जाती है आजकल ना। इलेक्शंस के टाइम पे भी आप देख रहे हो कितनी हेट स्पीच जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आपस में कम्युनलिज्म रिगार्डिंग इश्यूज, लोग धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, ठीक है ना, कम्युनिज्म यानी रिलीजन की बात करते हैं। बट अदरवाइज देखो, इंटरकास्ट डिस्प्यूट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है कि हमने ना अपने अंदर थोड़ी नफरत हो गया, ये सारी चीजें पाल रखी हैं। तो जरूरत क्या है, हमें अपने ना जो देखो, अब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कितना सबको साथ में लेके चले हैं। ठीक है, तो उनसे हम थोड़ी इंस्पिरेशन लें। उन्होंने अपने अंदर हमेशा, और लोगों के अंदर भी एक प्यार की भावना, ठीक है ना, उनकी भावना जगाने की कोशिश करी। एंड उसी बेसिस के ऊपर वो पूरी दुनिया के अंदर इसको स्प्रेड कर पाए। ठीक है, हम आप देख सकते हो, भक्ति सेंट्स को देख सकते हो, सूफी सेंट्स को देख सकते हो। ठीक है, गुरु नानक देव जी हो गए, संत कबीर जी हो गए। ठीक है, तो इन्होंने कितने अच्छे मैसेज दिए यहाँ, जहां पर सबकी इक्वालिटी की बात करी। हमारा प्रियम्बल भी कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में हमें ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें आई एम वेरी श्योर कि आप इस कोड को डेफिनेटली अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। एसेस के अंदर तो देखो डेफिनेटली ना इनका यूज किया जा सकता है। कंक्लूजन के अंदर ना एक आप लेकर चल सकते हो कि हमें एज अ सोसाइटी डिसाइड करना है किस डायरेक्शन में जाना है। तो काफी बार कंक्लूड आप इस तरह के कोड से कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंपैक्टफुल कंक्लूजन में आ जाएगा। ठीक है, एसेस के अंदर खासकर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एडिटोरियल से, जो है मेन स्ट्रीमिंग ट्राइबल्स इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीएस पेपर 1 के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब देखो ना, इंडिया की ना, आप जानते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज दैट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब इस डाइवर्सिटी का ही, यही इंडिया की सबसे बड़ी पहचान है कि इतनी डाइवर्स है। उस डाइवर्सिटी की एक डाइवर्सिटी ये भी है कि इंडिया में अलग अलग तरह के ट्राइबल्स हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आप देखोगे तो नियरली 8.6% इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, ये लगभग ना 10 करोड़ नंबर आसपास आता है। ठीक है, 10 करोड़ के आसपास लोग हमें ट्राइबल्स देखने को मिलते हैं। तो देखो, इनके कॉरस्पॉन्डिंग इश्यूज डेफिनेटली इंडिपेंडेंस के टाइम या उससे पहले से भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी बहुत ट्राइबल रिवोल्ट्स हमें देखने को मिले। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उस टाइम पे भी आप बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस थे कि इनकी रिगार्डिंग पॉलिसीज हम किस तरह की बनाई जाए। क्या इनको मेन स्ट्रीम में शामिल कर ले बिल्कुल, या इनको बिल्कुल आइसोलेट कर दें। ठीक है ना, उस टाइम की इस तरह की चर्चा बहुत होती थी। तो नेहरू जी ने क्या डिसाइड किया, एक तरह का ट्राइबल पंचशील लेके आने का, कि इनका ना, इनकी डेवलपमेंट भी करें, बट कहीं ना कहीं इनका जो कल्चर है हम उसको भी प्रोटेक्ट करके चलें। ठीक है, तो वो एक काफी हमने उस डायरेक्शन में काम किया। बट देखो, आज के टाइम पर भी ना हमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं। काफी बार क्या हुआ है कि एक तरह का ना डेवलपमेंट डिवाइड आ गया है। किस तरह का डेवलपमेंट डिवाइड, कि देखो बाकी जगह पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, ट्राइबल एरियाज के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही। और एक रीजन ये भी है, हमें लगता है कि हम डेवलपमेंट के चक्कर में इनके कल्चर को तो नहीं इम्पैक्ट कर रहे। तो एक बहुत ही ना केयरफुल बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। आजकल आप देख भी रहे हो कि नए नए ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, डैम हो गया, माइनिंग हो गया, इस तरह की चीजें बन रही है। उस वजह से क्या हो रहा है, इनके राइट्स डिग्रेड हो रहे हैं। तो काफी एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन आ जाती है कि इनके जो इश्यूज हैं हम उनको किस तरह से लेके चलें। तो हमें जरूरत क्या है, एक तरह की मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी की, अलग अलग स्टेक होल्डर इसके साथ में आए ताकि इनके करॉस्पॉन्डिंग हम सोल्यूशंस को लेकर आ पाए। ठीक है ना, आप देख सकते हो संविधान के अंदर भी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे आप देखते हो फिफ्थ शेड्यूल, जो
टीएसी हो गया, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसके थ्रू बनाई जा रही है। बेसिकली क्या कर रहे हैं, कुछ हद तक हम इनको ऑटोनॉमी देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो इवन ऑल्दो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है एग्जैक्टली शेड्यूल ट्राइब, तो ये भी थोड़ा एक इशू बनता है। बट अदरवाइज बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15(4) हो गया, इनके लिए अलग से हमने स्पेशल प्रोविजंस बना रखी हैं, जो अलग अलग तरह का हम अफर्मेटिव एक्शन देते हैं, तो वो हो गया। उसके साथ ही साथ आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन की बात करता है, जिसके माइनॉरिटीज के अंदर हम शेड्यूल ट्राइब को भी इंक्लूड करते हैं। उसी तरह से डीपीएसपी हमारा जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसका आर्टिकल 46 बोलता है कि स्टेट कुछ एफर्ट्स लेगी इन वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। एंड यही कहीं ना कहीं हमारे जो आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 के अंदर जो क्लॉज 4 हो गया, 16 क्लॉज 4 हो गया, वहां पर हमें ये चीजें देखने को भी मिलती हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 315 की लैंग्वेज प्रोटेक्शन की बात करता है, राइट। तो उसी तरह से चाहे आप देख लीजिए लोकसभा के अंदर, चाहे आप स्टेट लेजिस्लेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर इनकी सीट्स भी रिजर्व होती हैं, ठीक है ना। कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनके लिए अलग से रिजर्व कर दी जाती हैं। पंचायत के अंदर भी रिजर्वेशन हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 243 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमारे संविधान है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इनको करने की कोशिश की है, ताकि इनका कल्चर हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। कुछ स्पेशल फंडिंग भी इनको प्रोवाइड करी जाती है आर्टिकल 275 के कॉरस्पॉन्डिंग। पर इसके साथ ही साथ देखो, गवर्नमेंट ने कुछ नए नए इनिशिएटिव्स भी लेकर आ रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। देखो ये कोई नई स्कीम नहीं है, वैसे तो काफी लंबे टाइम से चली आ रही है। अब देखो होता क्या है, रिमोट एरियाज में रहते हैं ना ये, तो रिमोट एरियाज के अंदर एजुकेशन की अवेलेबिलिटी काफी मुश्किल हो जाती है। तो वहां पर हमने क्या कर दिए हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स को बना दिया है कि वहीं पर रहेंगे, वहीं पर सीखेंगे, वहीं पर एजुकेशन लेंगे। और किस तरह की एजुकेशन होगी, थोड़ी ना इनका ना वोकेशनल एजुकेशन बोल लीजिए या प्रोफेशनल, बेसिकली इनको कहीं ना कहीं नौकरियां इनको आसानी से मिल पाए, ठीक है ना, आगे जाके एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। तो उस तरह की फोकस होती है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अकेडमिकली इनको डेवलप करना है, नहीं, इनकी करनी है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। हर स्फेयर के अंदर हम इनको डेवलप कर पाए, ये फोकस किसका है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का। तो एक तो ये काम हो गया। उसी तरह से हमारा फोकस कहाँ के ऊपर है, जो ट्राइफेड हो गया। दरअसल में ट्राइफेड पता क्या है, एक तरह का ना, इसका मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ठीक है ना, ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो कहीं ना इसका काम थोड़ा मार्केटिंग के कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा आता है। जैसे आप लोग देखते हो, जैसे ना इनका एक इनिशिएटिव बहुत फेमस हुआ था, संकल्प से सिद्धि। आई एम वेरी श्योर आपने ये इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा। तो इस तरह के ना इनिशिएटिव्स इनको लेकर आए जाते हैं कि किस तरह से इनकी ट्राइबल्स की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। जो इनके जो वन धन विकास केंद्र होते हैं, ठीक है, मैं अभी बताऊंगा वन धन क्या होता है। तो वन धन विकास केंद्र उनको किस तरह से रन करना है, उनको किस तरह से एक्टिवेट करना है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इनके अंदर आ जाती हैं। बेसिकली क्या है, एक तरह की मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम करती है। उसी तरह से हमने जो उनके स्कूल्स हैं उनको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने की बात करी गई है, तो ये भी हो गया। यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री वन धन योजना, अब ये देखो वर्ड क्या है, वन धन। वन क्या होता है, फॉरेस्ट, ठीक है। धन क्या होता है, वेल्थ। तो देखो फॉरेस्ट के अंदर भी क्या छुपी हुई है, वेल्थ छुपी हुई है। इनके पास भी देखो, जो ट्राइबल्स होते हैं अलग अलग तरह के इनके पास स्किल्स होते हैं, इनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है ना, जो सदियों से चली आई हुई नॉलेज है, वो भी तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम इनको ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहीं पर ना जो फॉरेस्ट की वेल्थ है, जो वन धन है, उसको कैसे यूज करें, उसके बेसिस पे इनको किस तरह की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाए, तो ये सारी चीजें यहाँ पर सोची जाती हैं। जैसे हमने ना, हम किसानों को क्या देते हैं, एमएसपी देते हैं ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसी तरह से जो ट्राइबल होते हैं उनका क्या होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एमएफपी, जो अलग अलग इनको वहां पे फॉरेस्ट के अंदर इनको मिलता है एमएफपी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमने एमएसपी देना शुरू किया हुआ है। तो ताकि ना ये जो इनका जो ट्राइबल नॉलेज है या ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये जो फॉरेस्ट की वेल्थ है, ये जो वन धन है, इसको हम अच्छे से यूज कर पाए, ये हो गया वन धन योजना के अंदर। उसी तरह से हम ना जो पीवीटीजीज है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, ये लिखा है डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज। देखो वैसे तो देखो ट्राइबल्स जो है ना, वो काफी हद तक ना, एज इन इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ, थोड़े बैकवर्ड है, ठीक है ना, इकोनॉमिकली बोल रहा हूँ, वैसे नहीं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है। इनके पास अच्छे स्किल्स नहीं होती, अच्छी चीजें नहीं पहुंच पाई। पर क्या सारे के सारे ट्राइबल्स बैकवर्ड हैं, द आंसर इज नहीं। कुछ ऐसे होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। मतलब इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी पुरानी चल रही है, इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हो चुकी है, ठीक है ना, इनके जो चेंजेस हैं वो कम आ रहे हैं, कोई प्रॉपर लैंग्वेज भी नहीं है यहाँ पे, काफी दूसरी दुनिया से, बाकी लोगों से बेसिकली आइसोलेटेड रहते हैं, अलग से रहते हैं। तो इनकी ना डेवलपमेंट बहुत ज्यादा पीछे चल रही है। उनको हमने क्या नाम दे दिया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। दरअसल मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं हिस्ट्री में बताऊं,
तो एक ना हमने दीवार कमीशन बनाया था 1973 के अंदर। तो इन्होंने दीवार कमीशन ने क्या बोला, इन्होंने एक ना पीटीजी करके बोला, पर्टिकुलरली सॉरी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप करके था। तो इन्होंने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप करके बोला, बाद में हमने उसका नाम चेंज कर दिया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। आप सिर्फ इतना समझो कि ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी ना कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं, हमने उनका नाम क्या कर दिया, प्राइवेट सॉरी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 75 के आसपास इनका हमने नंबर दिया हुआ है, और करंटली मतलब अप्रोक्सीमेटली ना जो 13 हैं वो हमें ओडिशा के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हमने समझने की कोशिश करी कि क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है इनकी डेवलपमेंट के लिए, तो इस तरह से इनके इनिशिएटिव्स थे। पर देखो चैलेंजेस तो फिर भी रहेंगे, ठीक है ना। कुछ चैलेंजेस हम देख लेते हैं ट्राइबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग। पहला हो गया एजुकेशन इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए हैं, हमने डिजिटली इनको करने की कोशिश करी हुई है, पर फिर भी ट्राइबल एरियाज के अंदर, चाहे वो जोग्राफिकल कंडीशंस की तरफ देख लो, क्योंकि थोड़ा सा मान लो ना जंगलों में रह रहे हैं, तो वहां स्कूल खोलना थोड़ा मुश्किल हो गया, इनकी रिमोटनेस हो गया, ठीक है ना, वहां तक पहुंचना मुश्किल है, पॉपुलेशन बड़ी कम है। तो ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं रहते ही हैं। बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज देखो, माइग्रेंट्स जो होते हैं वो भी काफी सारे इसके अंदर होते हैं। तो अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ एज अ माइग्रेंट जाएंगे तो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं। बाकी देखो आप, कहीं ना कहीं जो ट्राइब्स होते हैं, मैंने क्या डेवलपमेंट में पीछे है थोड़ा, ठीक है, तो पुअर होंगे, पॉवर्टी होगी, यहाँ पे गरीबी होगी। तो गरीबी होगी तो क्या बच्चे स्कूल जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। उनको सोचा जाएगा कि आप भी काम पे लगो, ठीक है, चाइल्ड लेबर जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो वो चीज एक मेजर चैलेंज बन के आया इकोनॉमिक सॉरी एजुकेशनल इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग। उसी तरह से आ जाता है वुमेन का डिक्लाइनिंग स्टेटस। देखो आप सभी जानते हो कि वुमेन की ना स्पेशल नीड्स होती हैं, ठीक है ना, उनकी हेल्थ नीड्स होती हैं। पर कहीं ना कहीं जब हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन आ रही है, या फिर हम कहीं ना कहीं जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो ट्राइबल वुमेन के ऊपर ना इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उनकी हेल्थ हो गया, उनका न्यूट्रिशन हो गया, इन सभी को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी एक बहुत मेजर मुद्दा है, वो है डिस्प्लेसमेंट का। देखो अक्सर ना यूपीएससी में मेंस के अंदर, एसएस के अंदर भी ये चीज पूछी गई है, या जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर भी, कि एक तो होती है डेवलपमेंट, ठीक है, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट किसकी हो रही है? जैसे डैम बना दिया या कुछ इस तरह से और कुछ कुछ नई चीजें कर दी, जैसे नेशनल पार्क बना दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी। इस तरह की जब चीजें करते हैं तो कई बार क्या होता है, इनको अपने घर छोड़ के कहीं पर और जाना पड़ता है, तो इनकी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट। इनको वहां से शिफ्ट कर दिया था कि आप कहीं और चले जाओ। पर क्या घर को शिफ्ट करना इतना आसान है? नहीं। ये देखो फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग ना, इनका जहां पे घर था, ओरिजिनल घर था, वहां पर अपना कुछ एक काम करते होंगे, ये अपने काम से भी गए, ठीक है, फिर कहीं और जगह जाके इनको एग्रीकल्चर लेबरल की तरह काम करना पड़ सकता है। ठीक है, हो सकता है ये अपने जो परिवार वालों से थोड़ा बिछड़ जाएं। अपनी पहले पूरी कम्युनिटी इकट्ठे रहती थी, अब कुछ लोग कहीं रह रहे हैं, कुछ लोग कहीं रह रहे हैं। तो एक तरह का मेंटल ट्रॉमा भी इनको फेस करना पड़ सकता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे देखो कान्हा टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि जो बाइगा कम्युनिटी थी, ठीक है, गौंड कम्युनिटी, ये काफी सारे लोग ना वहां से एविक्ट हो गए थे जब कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया था। तो इस तरह से जब भी नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इको पार्क बनाए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने ओरिजिनल होम से, ठीक है ना। अब देख लो छोटा नागपुर हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी देखो वही चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इनके जो देखो पॉपुलेशन जैसे इनकी थोड़ी बहुत कम होती रहती है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम के साथ अगर ज्यादा घुल मिल रहे हैं, तो इनका कल्चर भी एक तरह से डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। इनकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाती हैं। जैसे यूनेस्को भी ना एक लिस्ट मेंटेन करती है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस कितने द्वारा बोली जाती है। तो इनके नंबर ऑफ पीपल जो इन ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस को बोलते हैं, वो नीचे आते जा रहे हैं, वो उनकी कमी आती जा रही है। पहले भी देखो जो हम हर साल जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस बनाते हैं, इंडिजिनियस लैंग्वेजेस बनाते हैं, तो वहां पर भी ये चीज नोटिस करी गई है, क्योंकि देखो अब ट्राइबल्स का कल्चर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो लैंग्वेजेस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है उनके कल्चर का, वो भी हमें डिसअपियर होती हुई दिख रही है, या फिर उनके जो नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं वो काफी नीचे आ गए हैं, और फ्यूचर में हो सकता है वो अभी जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में ना, तो आगे जाके वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। तो इनकी भी उसी तरह से कैटेगरीज होती है, जैसे हम उनकी बात करते हैं, जैसे स्पीशीज की बात नहीं करते कि ये वाली स्पीशी इस तरह से एक्सटिंक्ट है या एंडेंजर्ड है, सेम लैंग्वेज के केस में भी होता है कि अगर नंबर ऑफ स्पीकर्स बहुत कम रह जाएं, तो वो एंडेंजर्ड के अंदर आती आती धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में जा सकती है। बाकी देखो सोशल एंड मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो इनको ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ कभी ट्रीट नहीं किया जाता बाकी लोगों के द्वारा, उसकी वजह से क्या होता है, इनके दिमाग के ऊपर उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है। बाकी देखो कहीं ना कहीं जब पॉवर्टी होगी,
जब सारा दिन इसी चीज में गरीबी के अंदर ही गुजर जाएगा, जब कहीं ना कहीं बाकी चीजों के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, तो काफी इश्यूज आ जाते हैं एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली सोशल एंड मेंटल इश्यूज आ सकते हैं। बाकी देखो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी देख सकते हो, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैंने आपके साथ आई थिंक कल भी चर्चा करी थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, इस तरह की चीजें, महिलाओं के अंदर अनेमिया हो गया। ठीक है, देखो ऑल्दो ये सारी सिचुएशंस ना बाकी लोगों के अंदर भी है, ट्राइबल को छोड़ के जो लोग हैं उनके अंदर भी ये सिचुएशंस काफी ज्यादा हैं, पर ट्राइबल के अंदर केस ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इनके अंदर डिजीजेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना, अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती, हेल्थ फैसिलिटीज इन तक पहुंचती नहीं है, तो कंसर्न्स यहाँ पर हमारे ट्राइबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने देखो एफर्ट्स तो ले रही है, जरूरत क्या है उन एफर्ट्स को थोड़ा और बेटर करें और इनके तक पहुंच पाए, ये जो और इश्यूज हमने देखे इनको कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाए। तो क्या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड हो सकता है कि हम इन ट्राइबल्स को क्या माने, एक तरह के फॉरेस्ट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना। ये देखो जो हमने बात करी ना इनके वन धन की, तो उनको किस तरह से यूज करें, ठीक है ना, एक तरह के फॉरेस्ट एंटरप्रेन्योर्स इनकी तरह इनको यूज कर पाए। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे उनको कैसे यूज करना है, तो अगर इनका इकोनॉमिकली हम इनको यहाँ पे सशक्त कर पाएंगे तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन में हम सही काम कर सकते हैं। बाकी वही सारी चीजें हैं, एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल था उसके अंदर डिजिटलाइजेशन करी जाए, यहाँ तक चीजें पहुंचे, तो एक तरह डिजिटल डिवाइड था उसको भी कम करें एंड इनकी एजुकेशन में भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करें। बाकी वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, वुमेन की इश्यूज देखें, चाहे हेल्थ हो गया या बाकी सारी चीजें, तो अगर वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये चीजें करी, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर हो गया, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं। बाकी अगर बाकी लोगों के साथ इंटीग्रेशन करें, एक तरह का जो मैंने बात करी थी ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, तो इस चीज को भी प्रमोट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी देखने को मिल जाती हैं। बाकी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा था, वोकल फॉर लोकल और लोकल से फिर ग्लोबल, देखो आजकल ना जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ पर भी ना ये लोग ट्राइबल के साथ इनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, आपको यहाँ पर भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे जो ट्रेडिशनल नॉलेज से संबंधित होते हैं। तो जैसे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हो गया, वो भी हो सकता है कि इनके जो मेडिसिन हैं कुछ इस तरह के इनके पास होती है, उनको हम कैसे यूज करें। तो हमारे जो ये लोकल लोग हैं, ठीक है, ये जो ट्राइबल लोग हैं, उनके जो स्किल्स हैं या फिर उनकी जो सदियों से चली आई नॉलेज है, हम किस तरह से उसको पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, वहां पर ये चीज ना हेल्प कर सकती है इनकी सिचुएशन को और भी बेहतर करने में। ठीक है ना, तो काफी एक्सटेंसिवली हमने डिस्कस किया ट्राइबल का मुद्दा। देखो रीजन बीइंग की ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन ना आज बार बार आता रहता है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा डिटेल में जाना, सारे एफर्ट्स हमने कोशिश करी कि सारे एस्पेक्ट्स हम इसमें कवर कर पाए। ठीक है जी, तो ये था पहला मुद्दा। चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ, जो क्या है फेडरलिज्म के संबंधित। ठीक है, देखो ये वाले मुद्दे ना फेडरलिज्म आजकल भी चल रहे हैं, एक दो साल पहले भी अक्सर ये चलते ही रहते हैं, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो एक तो होती है जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, करंटली आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी या फिर अदर से एनडीए की गवर्नमेंट है, काफी कंफ्लिक्ट्स आ जाते हैं सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइटर उसी तरह से बात कर रहे हैं। तो यहाँ राइटर का पता क्या मानना है, राइटर का ये मानना है कि देखो स्टेट्स की भी अपनी कुछ इंडिपेंडेंस होती है, ये स्टेट्स को भी ना अपने हिसाब से कुछ कुछ एफर्ट काम करने चाहिए, पर सेंटर क्या कर रही है यहाँ पर, इंटरफेरेंस कर रही है, ऐसा राइटर का मानना है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा क्या लग रहा है राइटर को, क्यों ऐसा इंटरफेरेंस का सोच रहे हैं, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो आप सभी जानते हो कि हम क्या बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, जैसे नीति आयोग हो गया ना, नीति आयोग में दोनों चीजें होती हैं, कोऑपरेशन का एस्पेक्ट भी है और एक तरह का आपस में हेल्दी कंपटीशन की भी बात करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी हमें देखने को मिलता है, कोऑपरेटिव भी, जहां सभी साथ में मिलकर काम करें ताकि पूरा देश डेवलप हो। कंपटीशन मतलब एक दूसरे के साथ कंपीट करें, हेल्दी कंपटीशन हो ताकि सब आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो इस तरह के एस्पेक्ट होते हैं। पर यहाँ पर राइटर बहुत बोल रहे हैं कि जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, ठीक है ना, तब से ये जो कोऑपरेटिव एस्पेक्ट है ना, ये थोड़ा पीछे चला गया है। ऐसा क्यों लग रहा है? देखा, ऐसा इनको इसलिए लग रहा है कि जब आए ना, जब नए प्रधानमंत्री आए 2014 में, तो तब ऐसा लगा कि नहीं, इनकी स्पीचेस के अंदर ऐसा लग रहा था कि ये स्टेट्स को काफी एम्पावर करेंगे, वो स्टेट्स की इकोनॉमी के फेवर में है। बट और इनफैक्ट ना हमने जब प्लानिंग कमीशन, आप जानते हो प्लानिंग कमीशन क्या था, प्लानिंग कमीशन एक तरह की टॉप डाउन अप्रोच थी, जहां पर ऊपर डिसीजन लिए जाते थे। ठीक है ना, मैं समझाता हूँ। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है, डिसीजन ऊपर लोग ले लेते हैं और नीचे वाले लोगों को बोलते हैं कि अब तुम इनको इस तरह से इंप्लीमेंट कर दो। पर देखो बेहतर सिचुएशन क्या होती है, बेहतर सिचुएशन ये होती है, ये जो नीचे वाले लोग हैं ना, ये जो लोकल लोग हैं, इनको अपनी प्रॉब्लम्स का ज्यादा बढ़िया से पता है, इनको अपनी सोल्यूशंस का भी पता है। तो ये अगर ऊपर तक पहुंचाए ना कि हमारी ये दिक्कतें हैं, इसको इस तरह से सॉल्व करो, तो उसको क्या बोल देते हैं, बॉटम अप अप्रोच। और ये काफी हेल्पफुल सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, टॉप डाउन के अंदर कई बार ना गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पर बॉटम अप के अंदर क्योंकि लोकल लोगों के आपने इनपुट्स लिए हुए हैं, तो ज्यादा वो बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब कहते हैं कि 2014 में ये गवर्नमेंट आई,
तो इन्होंने भी यही कोशिश करी पहले कि हम बॉटम अप अप्रोच को ज्यादा तवज्जो देंगे, जहां पर लोकल लोगों की ज्यादा सुनी जाएगी, बेसिकली स्टेट्स की ज्यादा सुनी जाएगी एज कम्पेयर टू सेंटर। और जब हमने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया किसके साथ, नीति आयोग के साथ, तब यही सोचा गया कि ऐसी चीज होगी। पर ऐसा राइटर को लग रहा है कि आजकल जो गवर्नमेंट कर रही है वो इसके अगेंस्ट है, ठीक है ना। एक तरह का वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हो गई है, ठीक है ना। ऐसा प्लानिंग कमीशन के टाइम बोला जाता था, नीति आयोग ने इसको हटाने की कोशिश करी, पर तब भी ऐसा बोल रहे हैं राइटर कि ये चीज नहीं हट पाई। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है, उसको देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, आप जानते हो फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब फाइनेंस कमीशन ना, आप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फाइनेंस कमीशन हमारा आता है आर्टिकल 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यहाँ पर देखा जाता है कि किस तरह से जो भी मतलब ना, किस तरह से हमें जो टैक्स रेवेन्यू है, वो टैक्स रेवेन्यू किस तरह से शेयर होगा, किसके बीच में, सेंटर के बीच में, स्टेट्स के बीच में। ये क्या करता है, इस तरह से फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। किसको रिकमेंड करता है, ठीक है ना, एक तरह से इसकी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है ना। आगे जाके फिर वो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट हो गया या फिर पार्लियामेंट हो गया, वहां तक पहुंचती है। बट डायरेक्टली वो प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंडेशन दी जाती है कि किस तरह से टैक्स किस तरह से बचेगा। देखो, आप समझने की कोशिश करो, पैसा किसके पास आ रहा है, सेंटर के पास। पर जो बहुत सारे काम है, जैसे हेल्थ हो गया या इस तरह की चीजें, वो किसके अंदर है, उनके खर्चा किसको करना पड़ता है, स्टेट्स को। तो पैसा किसके पास है, सेंटर के पास, पर खर्चा किसको करना है, स्टेट्स को। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंटर का पैसा है वो बटेगा, बटना चाहिए ना सेंटर और स्टेट्स के बीच में, बिल्कुल बटना चाहिए, ताकि स्टेट्स भी खर्चा अच्छे से कर पाए। तो जनरली पता क्या होता है, ये फाइनेंस कमीशन ना अपनी कुछ रिकमेंडेशंस देती हैं, मतलब सुझाव देती हैं कुछ। ठीक है सर, सुझाव तो देती हैं। अब जनरली ना ये सुझाव ना, होता क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये नॉट बाइंडिंग है, मतलब जरूरी नहीं है कि इनके सुझाव माने जाएं। ठीक है, ये इनका काम क्या है, सुझाव देना फाइनेंस कमीशन का, कि भैया पैसा इस तरह से बटे सेंटर और स्टेट के बीच में, और जरूरी नहीं है कि इसको माना जाए, ठीक है ना। पर जनरली पता क्या होता है, जनरली यही होता है कि ये जो जो भी सुझाव ये देते हैं, जो भी अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, हम उनको मान लेते हैं। पर ये वाली जो प्रथा थी ना, ये अब टूट चुकी है। क्यों टूट चुकी है, कि जो 15th फाइनेंस कमीशन था, इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, पर हमारी सरकार ने, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन रिकमेंडेशन को, उनमें से कुछ रिकमेंडेशन को नहीं माना। ऐसी कौन सी रिकमेंडेशन थी, देखो, जैसे मान लो ना 2019-20 में सरकार, सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा दिया, ठीक है। फिर अगला साल आया 2020-21, यहां पर भी कुछ पैसा दिया होगा। अब हुआ क्या था, जो 3 स्टेट्स थी ना, उनको 2020-21 में कम पैसा मिल रहा था एज कम्पेयर टू पिछले साल। मतलब कि अगले साल जो पैसा मिल रहा था 2020-21 में, वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम पैसा मिल रहा था। पर जनरली होना तो उल्टा चाहिए ना, कि आपको पैसा ज्यादा मिले पिछले साल के कंपैरिजन में। तो फाइनेंस कमीशन की ये रिकमेंडेशन थी कि इस साल भी इनको भी ज्यादा पैसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात मना कर दी फाइनेंस कमीशन की, और ये काफी मेजर मुद्दा हो गया। क्यों, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि फाइनेंस कमीशन की बात को टाल दिया गया हो, उसकी रिकमेंडेशंस को ना माना गया हो। तो यहां से मेजर कंट्रोवर्सी इमर्ज होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स गवर्नमेंट का थोड़ा ध्यान नहीं रख रही है। बाकी देखो, न्यूट्रिशन की एक रिकमेंडेशन थी फाइनेंस कमीशन की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको भी नहीं माना, ठीक है। उसी तरह से हमारी जो कुछ डिमांड्स होती हैं बेसिकली कमीशन की, फाइनेंस कमीशन बोलता है कि कुछ स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स हो, कि एक पर्टिकुलर स्टेट का मान लो वहां पे कुछ बैकवर्डनेस ज्यादा है, तो उसकी कुछ स्टेट स्पेसिफिक कुछ अलग से उनको ग्रांट दे जाए, या कुछ सेक्टर के एक पर्टिकुलर, जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, वहां पर कुछ ग्रांट्स दे दी जाए। तो यहाँ पर भी इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो देखो, फाइनेंस कमीशन को ना एक बैलेंसिंग व्हील माना जाता है। ये अब सारी चीजें ना बैलेंस करके चलता है। किसकी बैलेंसिंग व्हील, किसका, फिस्कल फेडरलिज्म का। अगर हमें सेंटर और स्टेट्स के बीच में ये चीज मेंटेन करनी है ना, तो फाइनेंस कमीशन का इंपॉर्टेंट काम है। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, इन बातों को नहीं मानेगी, तो क्या होगा, ये जो व्हील है ये अच्छे से काम करेगा क्या, नहीं करेगा, नहीं करेगा। सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और यही बात यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं। इसी तरह से देखो, एक टर्म होता है क्या, ऑफ बजट बोरोइंग। थोड़ा सा ये वाला पॉइंट ना, थोड़ा सा राइटर ने थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लिखा है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ऑफ बजट बोरोइंग का पहले मैं थोड़ा सा मीनिंग समझा देता हूँ जिनको नहीं पता। ऑफ बजट बोरोइंग का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है, मान लो जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको ना पैसा रेज करना है, इनको पैसा बोरो करना है, ठीक है। अब बोरो करेंगे तो क्या दिखेगा, तो दिखेगा ना कि भैया इन्होंने इतना कर्जा ले लिया। अब कई बार क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कर्जा नहीं लेती, तो क्या होता है सर, ये अपने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पीएसयूज होते हैं, उनको बोलती है कि तुम कर्जा ले लो। तो देखो, कर्जा लिया किसने, पीएसयू ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया नहीं।
पर पीएसयू को ओन कौन करता है, कौन इसका मालिक कौन है इन पीएसयू का, गवर्नमेंट। तो टेक्निकली पैसा किसने बोरो किया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही किया है। ये इस तरह की चीजें करी जाती हैं ताकि ना ये दिखाएं ऐसा कि हमारा कर्जा कम है सेंट्रल गवर्नमेंट, पर दरअसल में कर्जा तो उसका ज्यादा है ना, क्योंकि उसने पीएसयू वाले का थोड़ा अलग से तरीका बस बदल दिया। समझ रहे हो, कान बस ऐसे घुमा के पकड़ लिया, बस तरीका है आपका ही कर्जा वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं ऑफ बजट बोरिंग के कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये सेम चीज ना सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, ऑफ बजट बोरिंग। पर ये काफी ना गलत टेक्निक मानी जाती है कि ऑफ बजट बोरिंग टेक्निकली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप छुपा रहे हो एक तरह से। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट को भी ना एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर बोला गया था कि आप कितना पैसा रेज कर सकते हो, आप कितना पैसा बोरो कर सकते हो, इसकी एक लिमिट है जो कि डिपेंड करती है जीडीपी, बेसिकली स्टेट का ना ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लिमिट दे रखी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पता क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट को, कि आपकी जो ऑफ बजट बोरिंग होगी ना, जो आप कहीं ना कहीं अपनी जो पीएसयूज वगैरह से बोरो कर रहे हो, उनके थ्रू बोरो कर रहे हो, वो आपके, जब हम एफआरबीएम के टारगेट्स देखेंगे उसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो एक तरह से हुआ पता क्या है, यहां पर सेंटर ने स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, ऑल्दो कुछ लोग बोलेंगे कि ये अच्छा स्टेप है क्योंकि ऑफ बजट बोरिंग खत्म करने की बात करी जा रही है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो राइटर हैं वो इसको इस एस्पेक्ट में सोच रहे हैं कि सेंटर ने स्टेट्स की पावर यहाँ पे कम कर दी है कि वो अपनी ऑफ बजट बोरिंग को शो अलग से नहीं कर सकते, एज इनको उनको अपने टोटल बोरिंग के अंदर ही इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि सेंटर गवर्नमेंट भी ये चीज करती है, सेंटर गवर्नमेंट भी तो ऑफ बजट बोरिंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। और सेंटर गवर्नमेंट जब बोरो करती है ऑफ बजट के, तो पता क्यों करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब रोजमर्रा के खर्चे, किसी को सैलरी देनी हो, किसी को पेंशन देनी हो, उस चीजों के लिए करती है। अब इनका ना कोई लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छा बेनिफिट नहीं है, किसी को सैलरी किसी को पेंशन देना लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है। पर जब स्टेट गवर्नमेंट करती है इस तरह से ऑफ बजट बोरिंग, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि वो वहां पे ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है, कुछ वहां पे सड़क बना रही है, कुछ इस तरह की चीजें, यहां पर इनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो देखो, ऑफ बजट बोरिंग है बुरी चीज, पर स्टेट गवर्नमेंट जनरली किसके लिए करती है, कुछ अच्छी चीज के लिए। पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए कर रही है, कुछ बुरी चीज, बुरी चीज नहीं बोलूंगा, कोई ज्यादा ऐसे लॉन्ग टर्म उसका इंपैक्ट नहीं है। तो यहां पर देखो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे बोल रही है कि आप ऑफ बजटिंग मत करो, तो कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर भी तो देखना पड़ेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे राइटर का इस तरह से पॉइंट है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा ज्यादा प्रेशराइज कर रही है। ये सारी चीजें जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह से बोल रही है, काफी अनजस्टिफाइड हो जाता है। काफी देखो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के अंदर समझाने की कोशिश करी है, मैंने कोशिश करी है कि आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड भाषा में समझाऊं। अगर आपको ये सारी टर्म्स क्लियर ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप आसानी से समझ जाओगे। उसी तरह से देखो, यहाँ पे राइटर एक और बात बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, सरचार्ज और सेस की। देखो, जैसे एक होता है टैक्स, एक होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, जैसे टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं ना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, वो होता है क्या, ये तो सेस भी बोल सकते हो उसको, सरचार्ज। जब किसी वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाए, जैसे आपने सुना होगा ना, स्वच्छ भारत सेस, यहां से जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां लगाया जाएगा, सिर्फ स्वच्छ भारत के अंदर लगाया जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, सेस, जब कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो। जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए ना हो तो उसको बोलते हैं सरचार्ज। अब बात पता क्या है, पिछले कुछ सालों की अगर आप देखोगे ना, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है, बेसिकली सॉरी, जो टैक्स है, बेसिकली टैक्स शेयर के अंदर हमें सरचार्ज और सेस का प्रपोर्शन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब क्या, कि गवर्नमेंट जो है वो सरचार्ज और सेस को ज्यादा लगा रही है। तो सर उससे क्या दिक्कत, उससे दिक्कत ये है कि जो सेस और सरचार्ज होता है ना, ये वाला पैसा सेंटर गवर्नमेंट को शेयर करने की जरूरत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगर सेंटर गवर्नमेंट ना सेस और सरचार्ज से पैसा कमाती है, तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास ही रहेगा, उसको जरूरत नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करे। तो यहां पर हो क्या रहा है, सेंटर अपने पास ज्यादा पैसा रख पा रही है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कम जा रहा है। ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं, ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ज्यादा पैसा रख रही है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कम देगी। तो अकॉर्डिंगली कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इनको अच्छे से पैसा वगैरह नहीं दिया जाता, यही सारी बात कर रहे हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग ने भी इस तरह से ऑब्जर्व किया हुआ था कि किस तरह से ना वो पैसा जो सेस और सरचार्ज से आता है बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा बढ़ रहा है, बट स्टेट गवर्नमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग पैसा कम हो रहा है। उसी तरह से एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। यहाँ पर क्या होता है, देखो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है।
अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जितना पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ना पैसा ज्यादा देती थी, स्टेट गवर्नमेंट पैसा कम देती थी किसी स्कीम्स को रन करने के लिए जो सीएसएस के अंदर आए। पर अब हो क्या गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट अब पैसा कम कर रही है अपना देना, उस वजह से स्टेट गवर्नमेंट को खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को चलाने के लिए। तो यहाँ पर स्टेट्स का खर्चा ज्यादा हो गया। तो देखो हो क्या रहा है, टेक्निकली जो राइटर बात की कर रहे हैं कि स्टेट्स के पास आप पैसा दे नहीं रहे हो और स्टेट्स का खर्चा बढ़ाते जा रहे हो, ये गलत चीज है। यहाँ पर इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ने ये भी बात करी हुई है कि जरूरी ना हो कि हम सारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करें, कुछ स्कीम्स को ऑप्शनल स्कीम्स बना दिया जाए कि वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो क्या उनको इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना। पर ये रिकमेंडेशन भी ना थोड़ा यहाँ पे भी इंप्लीमेंटेशन ज्यादा नहीं हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आई है। उसी तरह से और भी दिक्कत है, जैसे आप जानते हो जो 3 फार्म लॉस थे, अब तो देखो इनको हटा दिया गया, अब तो काफी टाइम हो भी गया हटाए हुए। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो दिक्कत क्या आई थी, दिक्कत आई थी, देखो आप जानते हो जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर आप अगर शेड्यूल 7 देखोगे, शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 में आएगा, मतलब क्या, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो टेक्निकली स्टेट लिस्ट का जो चीजें होती हैं उसके ऊपर लॉ कौन लेके आता है, लॉ लेकर आता है कौन, स्टेट ही लेके आएगा ना अगर स्टेट लिस्ट का पार्ट है। पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ लेके आई। वो कैसे, इन्होंने एक्चुअली क्या किया, कॉन्क्रेस्ट लिस्ट के अंदर ना एक एंट्री है ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी। तो इन्होंने इनडायरेक्टली ना एग्रीकल्चर के ऊपर लॉ बनाया, पर वो कैसे बनाया, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जाकर। जबकि यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि इसका सही मैकेनिज्म क्या होता है, सही मैकेनिज्म होता अगर स्टेट इसके ऊपर लॉ लेके आती। तो ये भी एक इशू यहाँ पे राइटर रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन सभी एग्जाम्पल से आपको क्या बता रहे हैं राइटर, राइटर ये बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी को कम कर रही है, अपने पास पैसा ज्यादा रख रही है, अपने पास पावर ज्यादा लेकर आ रही है, बाकियों की पावर से कम कर रही है, ऐसा बात है। और यही वजह है कि राइटर को ऐसा लगता है क्या, कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसके ऊपर सेंटर ने बात भले ही करी है, जहां पर स्टेट और सेंटर आपस में मिलकर काम करने की बात जरूर कर रहे हैं, पर एक्चुअल में एज पर द राइटर वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं कर रही। ठीक है ना, मैं समझ पा रहा हूँ, देखो काफी ना थोड़ा सेंटर के अगेंस्ट इन्होंने बात करी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इस तरह से मूव करें, बट कहीं ना कहीं आपके पास दोनों साइड के आर्गुमेंट्स होने चाहिए। बहुत सारी चीजें देखो इन्होंने पॉजिटिव भी करी हैं, अब नीति आयोग के अंदर देख लो, अब जीएसटी काउंसिल देख लो, वहां पर सभी का रोल आता है ना। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि सेंटर बिल्कुल ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर गई है, पर राइटर ने ऐसा पॉइंट लिखा है, बिल्कुल ही वन साइडेड कह सकते हैं, या फिर इन्होंने काफी सेंटर को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है। बट हमें दोनों साइड्स के थोड़े थोड़े पॉइंट्स पता होने चाहिए कि किस तरह से कुछ एस्पेक्ट्स में हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिल भी रहा है, पर कई जगह सेंटर और स्टेट्स के बीच में इश्यूज भी देखने को मिले हैं, जिन्होंने इस तरह के इश्यूज को रेज भी किया है। ठीक है ना, थोड़ा डिफिकल्ट आर्टिकल था, थोड़ा लंबा आर्टिकल भी था, बट आई होप कहीं ना कहीं आपको समझ पाए होंगे। अगर आपका थोड़ा ना, ये देखो आप यहाँ पे आपको पॉलिटी भी देखा, आपने इकोनॉमी भी देखा, तो इस तरह से अगर आपको ये चीजें पता होंगी ना, तो आर्टिकल समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और आपको भी यही इंश्योर करना है कि आप जब चीजें पढ़ो या जैसे भी करो, ठीक है ना, तो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट को इंक्लूड करो, जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर था। राइट, तो चलते हैं तीसरे एडिटोरियल की तरफ। तीसरा एडिटोरियल क्या है हमारा, इंडो यूएस कोऑपरेशन इन ट्रेड। ये जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा ये आर्टिकल है, क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। देखो आप जानते भी हो ये इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है ना, ये वहां के जो ट्रेजर सेक्रेटरी है जेनेट येलन, ये अभी इंडिया पे विजिट पे आई थी। ठीक है ना, तो इन्होंने जो बात करी है वो ये बात करी है कि इंडिया और जो यूएस है इनके बीच का जो आपस में रिश्ता है वो काफी इंपॉर्टेंट रिश्ता है। ठीक है ना, आप जानते हो इंडिया जो एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है ना, और अमेरिका के एक इंपॉर्टेंट पार्टनर भी है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे रिलेशंस इस तरह से इंप्रूव हुए हैं और आने वाले टाइम में भी इंप्रूव होने की जरूरत है। इंडिया आप जानते हो, ठीक है ना, वर्ल्ड की क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। और यूएस क्या है, यूएस है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। और देखो इसके साथ ही साथ ना हमारे बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हमारी सेम राय है। ठीक है ना, किस तरह से वर्ल्ड आगे बढ़े, ठीक है, थोड़ा सा उस डायरेक्शन में कह लीजिए, या फिर कि ठीक है ना, किस तरह से इनकी एंगेजमेंट, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे काफी हद तक यहाँ पे सिमिलर अरेंजमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से ना अगर ये दोनों कंट्रीज आपस में अच्छे से एंगेज करेंगी तो फ्यूचर के अंदर हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो सप्लाई चेन, ठीक है ना, आप जानते हो सप्लाई चेन को किस तरह से जो कंट्रीज कुछ जियो पोलिटिकल वेपन की तरह यूज कर रही हैं। यहाँ पे थोड़ा ना रशिया हो गया, चाइना हो गया, उनकी ज्यादा बात करी जा रही है कि उनके जो इस तरह की चीजें बात करी जा रही हैं, हमें वो सारी चीजें नहीं करनी, हमें कंट्रीज को आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने ना जेनेट येलन ने एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, फ्रेंड शोरिंग। इसका मीनिंग क्या है, देखो इंडिया और यूएस क्या है, आपस में सिमिलर प्रिंसिपल्स शेयर करते हैं, सिमिलर वैल्यूज को शेयर करते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी ना
वो इस ग्रुप के अंदर ही करें। समझ पा रहे हो कि अगर मान लो यूएस को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करवानी हो, तो ऐसा ना हो कि यूएस की कंपनीज चाइना में जाएं, वो यूएस की कंपनीज इंडिया में जाएं, इंडिया की किसी कंपनी को किसी और कंट्री में जाके कुछ करना हो तो वो यूएस में जाए, दूसरी कंट्री के अंदर ना जाए। इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं क्या? फ्रेंड शोरिंग। तो जो रिलायंस है ना, जो सॉरी रिलायंस मतलब डिपेंडेंस, डिपेंडेंस की टर्म में बोल रहा हूँ। डिपेंडेंस ऐसा ना हो कि हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर डिपेंडेंट होना भी है तो आपस में एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर रहें, हमारी तो सिमिलर वैल्यूज हैं। तो ये चीज यहाँ पे बात कर रही है। ठीक है। अब चाहे आप चाइना के चैलेंजेस देख लो, ठीक है, किस तरह से उनकी डोमिनेंस हो गया, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हो गया, उसने ना इस चीज को बहुत इंपैक्ट में डाला है कि कंट्रीज किस डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो इंडिया और यूएस आपस में बहुत सारे इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ताकि वो सही डायरेक्शन में पूरे वर्ल्ड को और अपनी पार्टनरशिप को लेकर जा पाए। ऑल तो देखो बहुत सारे इश्यूज भी रहे हैं। आप देखते हो जैसे ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जो थे, तो उनके टाइम पर ना उन्होंने क्या किया था, जो जीएसपी सिस्टम था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, इससे क्या होता था, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है ना, उनको सस्ते दामों पे, उनको ड्यूटी वगैरह वहां पे कम लगती थी, तो हम आसानी से ट्रेड कर पाते थे वहां पर उन्होंने जीएसपी सिस्टम को वापस ले लिया, उससे इंडिया के ट्रेड के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आया। तो ये सारी चीजें अभी तक वापस भी नहीं हुई हैं कि जीएसपी को हटाया गया है, तो हम सोच रहे थे कि अब वापस कर लेंगे, पर वो चीज भी नहीं हुई। तो यहाँ पर ना इंडिया को यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आया है। तो ऑल्दो देखो फिर भी देखो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ही है, ठीक है ना। यूएस और इंडिया की ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर ना जो इश्यूज हैं, चाहे आप देख लीजिए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर के कॉरस्पॉन्डिंग हो गए या फिर इंक्रीज टैरिफ, जो यूएस बात करता है इंडिया के स्पेसिफिक की, इस तरह के जो इश्यूज हैं, हमें इन इश्यूज को सॉल्व करने की जरूरत है। और इंडिया देखो अब G20 की बात आने वाले टाइम में देखो बहुत चलेगी, इंडिया प्रेसिडेंसी बहुत जल्द लेने वाला है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहेंगे। पर जैसे जैसे इंडिया इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो इंडिया यूएस के साथ भी बहुत अच्छे से कोलेबोरेशन कर सकता है। हमारी वैल्यूज काफी हद तक सिमिलर हैं काफी सारे मुद्दों के अंदर। तो आपस में अगर हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, कॉपरेशन होगी, स्पेशली ट्रेड के मुद्दे में, अगर हम ट्रेडिंग अपने यहाँ ना थोड़ी अच्छे से करेंगे और जो इश्यूज है उनको सॉल्व कर पाएंगे, तो होगा क्या, हम काफी सारे इश्यूज, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो गया, इनको आपस में मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, आपस में बेटर कोलेबरेट कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टनरशिप है, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको और भी सही डायरेक्शन के अंदर लेकर जा सकते हैं। राइट। तो आई होप आपको ये आज के तीनों के तीनों आर्टिकल अच्छे से समझ आए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट थे सारे एडिटोरियल्स। राइट। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।